अयम निज परोवेति गढ़ना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। सर्वे जना नमस्कारम, सर्वे जना नमस्कारम। मैं उमेश कुमार प्रजापति अलक आज के इस आभासी मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा इस आभासी मंच से राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित किया गया है। आज का यह दिन बहुत ही शुभ और पावन है अपने आप में, क्योंकि आज 11 दिसंबर है और आज के दिन पूरा राष्ट्र महाकवि सुब्रमण्य भारती जी की पावन जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय भाषा दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहा है। जैसा कि हम सभी को पता है कि नवीन शिक्षण विधियां और स्वयं वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं के डिजिटल संवर्धन के लिए संकल्पित भाषा प्रौद्योगिकी, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग इस राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता हम लोगों के श्रद्धेय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, पाठ्यक्रम संयोजक, भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय स्वयं MOOC एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय कार्यशाला के अंतर्गत 3 विषय पर 3 विभिन्न वक्ताओं द्वारा उनका अनुभव साझा किया जाएगा, जो खासतौर पर जो वर्तमान सत्र चल रहा है भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय, जो सत्र 2025 के लिए चल रहा है, उसमें जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, उस पाठ्यक्रम को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए तो चूंकि यह एक बहुत अच्छा अवसर है, निशुल्क अवसर है कि वह भाषा और प्रौद्योगिकी को अपनी भाषा में सीखने का उनको अवसर मिल रहा है। तो मैं सीधे तौर पर आज के बीज वक्तव्य के लिए श्रद्धेय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर से निवेदन करना चाहूँगा कि महोदय आज के बीज वक्तव्य से हम लोगों को अवगत कराएं। आदरणीय सी जयशंकर बाबू सर। नमस्कार मित्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस शुभ संध्या पर भारतीय भाषा दिवस मनाने के साथ साथ हम राष्ट्रीय कार्यशाला के रूप में इसका आयोजन कर रहे हैं। मैं 2 भूमिकाएं एक साथ निभा रहा हूँ। एक तरफ जो लोग जुड़ रहे हैं उनको अलाउ कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस के समय के बाद का कार्यक्रम होने की वजह से तो इसलिए आप इसको अन्यथा ना लें। बीच बीच में मेरा ध्यान दूसरा अन्यत्र होता जा रहा है। और आज ये राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन और हम लोग महाकवि सुब्रमण्य भारती की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय भाषा दिवस के रूप में भारत सरकार इसको मनाने की योजना जो 2-3 साल से बनाई है, वो जो योजना अपनी जगह है। ये जो पाठ्यक्रम है, आपको पता है, ये 3 साल से पाठ्यक्रम चल रहा है। फिर ये हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये है ना आउटकम है या उसका ही कारण ये बन पाया, ऐसा नहीं है। ये कोर्स परियोजना हमें मिली थी 2018 में और ये कोर्स हमारे यहाँ 2014 से है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय भाषाओं को लेकर जो कार्य है विशेषकर दक्षिण में बहुत समय पहले से ही हो रहा है। और विशेषकर महाकवि सुब्रमण्य भारती की जयंती के अवसर पर जुड़े आप सब लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। और एक एक का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, कई सारे विद्वान यहाँ पे जुड़े हैं, कई विश्वविद्यालयों के शिक्षकगण जुड़े हैं और शोधार्थी जुड़े हैं, विद्यार्थी भी जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे सब लोग जुड़ रहे हैं। अब तक लगभग 40 लोग जुड़ गए। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत। सीधा विषय पे हम जाते हैं। विषय पे जाने से पहले, चूंकि आज की प्रासंगिकता है, हम पांडिचेरी से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और पांडिचेरी जो है सुब्रमण्य भारती की दृष्टि से ये उनकी कर्म भूमि रही है। क्योंकि ये एट्टाईपुरम में भले ही जन्म हुआ था उनका, ये मद्रास चले गए थे और हिंदू, आज दैनिक हिंदू जो अंग्रेजी अखबार है, उनका एक तमिल अखबार जो था उसमें ये संपादन का कार्य कर रहे थे। और उस समय इनकी गिरफ्तारी
का नंबर इनका लगने वाला था। उस गिरफ्तारी से बचने से ये राष्ट्रीय कार्य नहीं कर सकते थे। बचने के लिए इन्होंने क्या सोचा, अपने आ, मतलब अड़ोस पड़ोस में जो पांडिचेरी था, तो पांडिचेरी पता है आपको, तो ये फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी शासकों के अधीन था। तो इसलिए अंग्रेजों के अधीन वाली जमीन से निकल कर ये सीधा आ गए यहाँ पे पांडिचेरी में। तो ये उनकी कर्म भूमि बन गई। लगातार यहाँ पे रह के उन्होंने काम किया है। 1906 से लेकर 10 तक भी ये काम करते रहे और आगे भी थोड़ा बहुत उनका काम हुआ यहाँ पे। तो यहाँ रहते हुए लगभग 12 पत्र पत्रिकाओं का संचालन उन्होंने किया और संपादन भी किया। और आप इंडिया जो अखबार है उनका आप जानते होंगे, तो इंडिया अखबार में उन्होंने 1906 में तो बीच के पन्नों को उन्होंने हिंदी के लिए आरक्षित कर दिया। आपको आश्चर्य होगा, तमिल जो अखबार वो निकालते थे उसमें बीच के पन्नों में हिंदी छापते थे और लोगों से उन्होंने अपील की थी कि हिंदी सीखे। तमिल भाषियों से अपील की आप लोग हिंदी सीखे, क्योंकि आदान प्रदान के लिए हमें एक भाषा की जरूरत है जो संपर्क भाषा की भूमिका निभाए। तो ऐसी भूमिका हिंदी निभा रही है, तो आप लोग हिंदी सीखें ताकि हम लोग अंग्रेजों के विरोध में मिलजुल कर लड़ाई करें। तो इस दृष्टि से सुब्रमण्य भारती की जयंती को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाना अत्यंत ही मतलब प्रासंगिक भी है। तो हम लोग चूंकि लगातार हमें ये तीसरा वर्ष है, जो स्वयं मुक्त पाठ्यक्रम है, ये तीसरे वर्ष में भी हमें इसकी अनुमति मिली है चलाने के लिए। और विशेषकर अब तक जो 1600 से ज़्यादा विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम में पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही हर्ष की बात है। लगातार इसमें लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। लेकिन जो विषय दिया है कार्यशाला के लिए, आपको आश्चर्य होगा, नवीन शिक्षण विधियां और स्वयं बृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऐसा शीर्षक देने का एक उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। क्योंकि पिछले दिनों में एक कुलपति स्तर के एक विद्वान ने मुझे कॉल किया था, मुझसे बात की, और ये 1990 के दशक में उन पदों पर थे। और वो भी ऐसे मतलब एक ऐसे मान लीजिए पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति मान लीजिए, तो एक कोने में पड़ा हुआ विश्वविद्यालय, उनका कार्य ऐसा नहीं था। तो उनका कार्य सबसे बड़ा कार्य था, क्योंकि मिनिस्ट्री से मतलब शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई संस्था थी, उसके वे अधिपति थे। लेकिन अभी शिक्षा मंत्रालय मतलब इस 21वीं सदी में अपनी शिक्षण विधियों में कैसे परिवर्तन किया है, या दुनिया में जो भी शिक्षण विधियां चल रही है, तो उनकी दृष्टि से या आप कोई अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा आवाज आ रही है पीछे, बैकग्राउंड आवाज। तो ये शिक्षण विधियां, नवीन शिक्षण विधियां जो भी 21वीं सदी की शिक्षण विधियां अपनाई जा रही है, तो इन विधियों की दृष्टि से ध्यान में नहीं रहा। तो उन्होंने मुझसे जो संवाद किया, उस संवाद से, क्योंकि वो सारा संवाद यहाँ बताने का मेरा आशय नहीं है, नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया कि उनको बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसी भी मतलब ऑनलाइन में जो स्वयं के नाम से एक पोर्टल है भारत सरकार, इसमें शिक्षण चल रहा है। और इस प्रकार के मतलब दुनिया में कई सारे विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के ऐसे पोर्टल चल रहे हैं, जहाँ पे कई सारे भाषा दिवस हम मना रहे हैं। दुनिया भर के ऐसे मुफ्त पोर्टल जितने भी हैं, स्वयं ने सोचा है। लेकिन आपको स्पष्ट है ये बात, 30% पाठ्यक्रम 90 क्या है, उससे ज्यादा हम कह सकते हैं, मुझे कहना भी चाहिए 99% पाठ्यक्रम जो है मना रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात कही गई कि हम आगे से शिक्षा को भारतीय भाषाओं के माध्यम से देंगे। लेकिन ये एक अपवाद है कि ज्यादा पाठ्यक्रम जो है हमारे स्वयं पोर्टल में अंग्रेजी माध्यम, और जिनको तकनीकी पाठ्यक्रम चाहिए
तो अंग्रेजी में ही है, जो भी अनुवाद है और वो मूल जो वैसे ही राइट, जैसे वो मतलब भी जो है, तो ये मतलब रीमेक नहीं है वो, केवल आपको वहाँ साउंड्स वो आएंगे, लेकिन मूलतः जो जिस भाषा में पढ़ाया वही होगा। उसकी सामग्री भी बदलेगी नहीं, सामग्री क्योंकि मूल सामग्री। कोर्स पेज को लेकर अभी हमारे साथ जो उमेश प्रजापति जी और राजीव कुमार वेद जी और डॉक्टर हेमा जोशी जी ये सब जुड़े हैं, तो ये सब आपको बताएंगे कि ये कोर्स का वो पेज कैसा होता है, मतलब उसमें पंजीकरण कैसा करना है। तो इसको समझेंगे आज प्राथमिक तौर पर। 1 घंटे भर की कार्यशाला हमने जस्ट यहाँ पे सूचना देने के लिए की है, तो आगे हम इसका सीरीज करेंगे। पिछली बार पाठ्यक्रम चलते समय 942 विद्यार्थी थे हमारे साथ, तो हम हर सप्ताह 2 दिन का कार्यक्रम करते थे। और आगे एक बार ऐसा हमने सोचा कि उनके जो भी विद्यार्थी उसमें जुड़े हैं, उसमें कई सारे मेरे ख्याल में 350 से ज़्यादा शिक्षक ही जुड़े थे, वो भी विश्वविद्यालय स्तर, कॉलेज स्तर के शिक्षक थे। तो इसलिए मैंने सोचा इसको हम लोग एक संगोष्ठी का रूप दे दें। और जैसे हमने वो सूचना दे दी, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जिज्ञासा जताई कि हम जुड़ेंगे, तो उसके बाद हमने 2 दिन लगातार इसको संगोष्ठी मतलब 2 रविवारों के दिनों में संगोष्ठी हमने की थी। तो ये संगोष्ठियों की परंपरा आपसे हम लोग इस ढंग से करना चाह रहे हैं। तो एक साप्ताहिक संगोष्ठी हम करते जाएंगे, जैसे अभी इस पाठ्यक्रम से संबंधित ये जो सूचना गई आज, तो उसमें कई सारे ऐसे विद्वानों ने पंजीकरण किया, तो आपको आश्चर्य होगा। तो भाषा विज्ञान संबंधी कई सारे बहुत वरिष्ठ आचार्य लोग भी इसमें पंजीकरण किया है। तो केवल विद्यार्थी नहीं है, नौसिखिया नहीं है, कई वरिष्ठ विद्वान भी इसमें जुड़े हुए हैं तो इस कार्यक्रम में। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा जो जो विद्वान जुड़ रहे हैं, एक तरफ वे तो अपने इस पाठ्यक्रम का फायदा उठाएंगे, साथ ही साथ वे उनके विचार भी देते जाएंगे, तो उनको भी हम लोग मौका देते रहेंगे, ताकि ये लगातार ये ज्ञान यज्ञ चलता रहेगा। ताकि उनका एक व्याख्यान रखेंगे, और जिनको, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया, उस अनुभव को मैं स्पष्टतः बता दूं। मेरे उस कोर्स पेज को पिछली बार कम से कम 30,000 लोगों ने देखा। 30,000 में मैं कह सकता हूँ 1/4 भी जिनकी रुचि थी, उन्होंने कोशिश की होगी। उनके फेल्यूर्स की बात मैं कहता हूँ। कई लोग पंजीकरण करने से ही उसमें मतलब सफल नहीं हो पा रहे थे। कारण क्या था? तो ये कोर्स का जो पन्ना है उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, एक तो। और वहाँ पे पंजीकरण भी थोड़ा तो आसान कर देना चाहिए था, लेकिन जहाँ जटिल बना दिया। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए आप किसी विश्वविद्यालय में या कॉलेज में शिक्षक हैं, तो आप सोचेंगे कि आप अपना पदनाम डाल देंगे, अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय का नाम खोजने लगेंगे, वहाँ वो विश्वविद्यालय का नाम दिखेगा नहीं। तो वही आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, जब मेरा विश्वविद्यालय का नाम ही नहीं है तो मैं क्यों कैसे जुड़ूं इस कोर्स में। विद्यार्थियों का संदर्भ को उमेश जी बताएंगे। तो दूसरी समस्या, जैसे बताता हूँ, हमारे यहाँ अभी यूजी पाठ्यक्रम शुरू हुआ है विश्वविद्यालय में। कुल मिलाकर 29 विभागों ने शुरू किया है। तो एक विभाग के विद्यार्थियों से मिलकर मैंने कहा कि आप पंजीकरण कर लीजिए। विद्यार्थियों ने बताया कि हम उनका अभी तक विश्वविद्यालय में पंजीकरण संख्या नहीं है, तो जबकि स्वयं के उस पोर्टल में उनकी पंजीकरण संख्या मांगी जा रही है। तो आप जानते हैं कि 2020 की शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एबीसी का कॉन्सेप्ट आया है, और उसका डेडलाइन भी इसी साल में लगाया गया। तो उसमें मतलब ये जो विद्यार्थी जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, मतलब ये औपचारिक ढंग से अपने विश्वविद्यालय कॉलेज में जो भी पाठ्यक्रम है वो पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं। तो ये ऑनलाइन में जो भी वे लोग क्रेडिट अर्जन कर रहे हैं, तो उसको जो इनके लिए क्रेडिट बैंक की व्यवस्था जो एबीसी के नाम से की गई है, तो उसके साथ जुड़ने के लिए उनके लिए कुछ पंजीकरण और कुछ औपचारिकताएं रह गई है। जिनको वो जोड़ना नहीं है तो उनके लिए आसान है पंजीकरण करना, लेकिन बाकी के लिए दिक्कत है। तो ऐसी दिक्कतें जो आ रही है, वे लोग वही छोड़ रहे हैं। और कहीं कहीं क्या हो रहा है, जो पंजीकरण करके बैठ रहे हैं,
तो उनको लग रहा है कि कभी हम गूगल मीट में बुलाएंगे, पढ़ाएंगे। ये नहीं है कॉन्सेप्ट। मूक कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। मूक में क्या है, जो दिन शुरुआती दिन, जैसे अगले साल जनवरी 13 तारीख, मतलब संक्रांति का दिन मैंने कहा, तो 13 तारीख से ये पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है। उस दिन से उस पेज में आपके सामने वीडियो आते जाएंगे। ये वीडियो मतलब निर्मित वीडियो होंगे, और उसमें आपके जो भी संदेह है तो वहाँ फोरम जो होगा उसमें पोस्ट कर सकते हैं। इसमें जितने विद्यार्थी, मान लीजिए 1,000 विद्यार्थी है, वहाँ विद्यार्थी भी जवाब दे सकते हैं, और शिक्षक मतलब एक कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं भी आपको वहाँ पे जवाब दे सकता हूँ। इसके अलावा समय समय पर मतलब सप्ताह में एक बार ऐसे गूगल मीट के माध्यम से लाइव हम मिलेंगे। तब जो है कई सारे संवाद होंगे, वहाँ डाउट सारे क्लैरिफाई होते जाएंगे। और ऐसे संवादों को ही हमने सोचा कि इसको क्यों ना हम कार्यशाला का रूप दे दें और वेबिनार का रूप दे दें। और पिछली बार की सफलता के आधार पर, क्योंकि पिछली बार कम से कम 20 से ज़्यादा विद्वानों ने लगातार 4-4, 5-5 घंटे तक अपने जो रिसर्च पेपर्स है, अपने चिंतन के विषय है, उस पर प्रस्तुतियाँ दी थी। और इस बार लगातार कई सारे विद्वान जुड़े हैं, बहुत सारे वरिष्ठ विद्वान जुड़े हैं। तो हमने सोचा कि इस कार्यशालाओं की परंपरा भी जारी रखेंगे, साथ ही साथ वो इंटरेक्टिव प्रोग्राम जो है वो भी चलता रहेगा। तो अब मूक का चौथा जो मतलब जो मैंने कहा कि ये 4 इसमें आयाम है, तो 4 क्वाड्रेंट में, तो एक स्व मूल्यांकन का आयाम है, मतलब इसको आंतरिक मूल्यांकन भी कहेंगे। तो उसमें क्या होगा, उससे संबंधित मेरे मित्र राजीव कुमार बेज आपको बताएंगे। उसमें क्विज जैसा होगा। मतलब जो पाठ आप पढ़ेंगे, एक सप्ताह भर पाठ पढ़ेंगे आप, जो भी है वीडियो देखेंगे, और जो आपको सामग्री, बहुत बढ़िया सामग्री आपको दी जा रही है। आपको आश्चर्य होगा, तो जैसे आप इग्नो में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में आप ज्वाइन करते हैं शुल्क भर के, जो पाठ्यक्रम आपको मटेरियल दिया जाता है, वैसे लगभग 600 पृष्ठों का की सामग्री इसमें दी जा रही है आपको। तो हर सप्ताह कम से कम आपको एक 40-50 पन्नों की सामग्री मिलती जाएगी। 15 सप्ताह में आपको कम से कम 600 पृष्ठों की सामग्री हिंदी माध्यम में। और ये बहुविषयी, बहुविषयी इसलिए कह रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी किस दृष्टि से, एक तो इसमें भाषा की बात है, और दूसरा भाषा विज्ञान की बात है, और तीसरा जो कंप्यूटरीय विज्ञान की बात है, और उससे जुड़े जो अधिक विषय क्षेत्र विकसित होते जा रहे हैं, क्योंकि हाँ, हेलो। टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है, तो ज्वाइन कर लिए प्रौद्योगिकी का ना? विकास, इसकी गति बहुत अधिक है। तो इसको हाँ, मैं ठीक है, ठीक है। मतलब ओके, ओके, ओके। उसको जैसे दिन दुगुनी हम्म, रात जी, चौगुनी यही है मेन हेड। का ही अनुकरण करते हुए मैं कहता रहता हूँ, दिन 10 ओके। गुनी रात 100 गुनी। तो इतनी गति से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसलिए उनके तमाम अपडेटेड क्षेत्र जो भी है, तो उसको अपडेट करते हुए हमने इस पाठ्यक्रम को बनाया है। और इसमें सीईसी ने ऐसी भी व्यवस्था रखी है कि ये तीसरा वर्ष है इस पाठ्यक्रम का। तो इसके बाद इसमें फिर अपडेशन के लिए हमें व्यवस्था रहेगी कि हम लोग जो भी मटेरियल है उसको भी फिर पुनः संशोधन करके उसमें अपडेट करते हुए फिर वीडियोस में भी फिर से निर्माण करके हम लोग अपडेट करेंगे। ये हो गया नवीन शिक्षण विधियों से संबंधित बात। तो अब भाषा प्रौद्योगिकी जो पाठ्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य है और आज के दिन के साथ इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर मैं 2-4 मिनट बोल दूं। उसके बाद 3 वक्ता जो आज जुड़े हैं हमारे साथ, तो ये उस पाठ्यक्रम से संबंधित तमाम विद्वानों और तमाम शिक्षार्थियों की जो समस्याएं हैं, तो उसके निराकरण के लिए लगातार लगे हुए हैं। विशेषकर श्री उमेश प्रजापति अलग जी, तो ये रहते हैं उड़ीसा में। तो एक भारत सरकार के एक मंत्रालय के तहत ये अनुवाद अधिकारी है, लेकिन इनकी इतनी रुचि है कि लगातार कई सारे वीडियो बनाकर ये जो समस्याएं आ रही है मूक संबंधी पाठ्यक्रमों में पंजीकरण करने की समस्या, विशेषकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो कि टेक्नोलॉजी में थोड़े से पिछड़े हैं, या ये पूरा आपका कोर्स पढ़ना जो भी है अंग्रेजी में है, तो फिर अंग्रेजी के वहाँ के शब्दजाल को समझना भी चाहिए। तो वो विशेषकर जब मैंने कहा एक जो शुरुआती उदाहरण है उसको फिर से रिपीट करूं, तो एक संस्था के कुलपति स्तर के जो व्यक्ति थे,
जो कि मंत्रालय के मंत्री के नीचे काम करते थे, तो ऐसे व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं है बिल्कुल, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब उच्च स्तरीय एक विद्वान की है, तो अब आज हम एक आम विद्यार्थी से, विशेषकर हिंदी विभागों में पढ़ने वाले विद्यार्थी से ये अपेक्षा नहीं कर सकते। आपको आश्चर्य होगा, कल परसों हमारे डिस्टेंस एजुकेशन का पिछले सेमेस्टर में जब क्लासेस चल रहे थे ऑनलाइन में, एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा, सर आपसे एक सवाल करना है। मैंने कहा कि बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पाठ्यक्रम में ये कंप्यूटर संबंधी ये पाठ्यक्रम क्यों है। तो मैंने कहा समय के अनुसार जो है पाठ्यक्रम में संवर्धन करना पड़ता है। जैसे 1970 में हिंदी में, जो भी आप सब विद्वान आप जानते हैं, बीए एमए पाठ्यक्रमों में हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी एक पाठ्यक्रम को जोड़ के उसको पढ़ाते रहे हैं। उस समय से आज तक भी उसी रूप में उसको पढ़ा रहे हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हमने जोड़ा, कंप्यूटर को जोड़ा। हाँ, पत्रकारिता होने की वजह से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी हमने जोड़ा, कहीं कहीं वेब मीडिया को भी जोड़ के उसको पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोचा गया कि कई सारे पाठ्यक्रम जो आज की 21वीं सदी की ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके हिसाब से जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन पांडिचेरी विश्वविद्यालय में वो सुविधा काफी पहले से ही है और काफी पाठ्यक्रम हम जोड़ चुके हैं। जरूर ऐसे पाठ्यक्रम कहीं और जगह भी है, लेकिन ज्यादा पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम से चल रहे हैं। तो ये स्वयं में एकमात्र ऐसा पाठ्यक्रम है जहाँ मूलतः हिंदी में हमने बनाया, मतलब अंग्रेजी में बनाकर इसका डबिंग हमने नहीं किया, मूलतः हिंदी में बनाया है। और इसमें जो लोकप्रियता देखते हुए हमने सोचा, क्योंकि लोगों को कई सारी समस्याएं आ रही हैं, विशेषकर हिंदी के विद्वानों को और विद्यार्थियों को, तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार ये 3 महीने तक इसमें प्रवेश की प्रक्रिया जारी रहती है। तो चूंकि पिछले महीने 11 तारीख संयोग भी है आज के दिन, पिछले महीने से शुरू कर दिया स्वयं ने, और उस दिन से लेकर आज तक इस पाठ्यक्रम में लगभग 270 लोगों ने इसमें पंजीकरण कर लिया है। तो आप मानेंगे तो उस पृष्ठ में जाकर देखेंगे कम से कम आज तक 20,000 लोगों ने उस पन्ने को देखा होगा। तो अब कई सारे लोग उनकी रुचि ना होने की वजह से ज्वाइन नहीं किया, ऐसा नहीं कह सकता मैं, क्योंकि पिछली बार जो सर्वेक्षण किया उससे स्पष्ट हुआ कि कई लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे पंजीकरण करना है। और कई लोग ऐसी शिकायत कर रहे हैं कि पंजीकरण कर लिया और फिर से अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसी असंख्य समस्याएं जो बताते जा रहे थे, मैंने सोचा तब तो सीरीज ऑफ हम वर्कशॉप्स करते रहे, तो उसमें एक विद्वान को हम सुनेंगे। आज मैं विद्वान नहीं हूँ, जैसे पाठ्यक्रम संयोजक के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस कोर्स को मैं चला रहा हूँ, तो इसमें मेरी बड़ी रुचि रही है। बस इस दृष्टि से आप मुझे कुछ भी मानेंगे मान लीजिए। तो अगले सप्ताह से तो एक एक विषय के विद्वानों को हम जोड़ते रहेंगे इसमें, तो वे अपना वक्तव्य देंगे। उसके बाद इस कोर्स से संबंधित जो भी समस्याएं हैं लोगों की, उसका समाधान करते जाएंगे। उसकी मॉडल को इसी सप्ताह से हमने लागू किया। तो सबसे पहले उमेश प्रजापति जी मुख्य पाठ्यक्रम में पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर, और राजीव कुमार बेद जी ये मुख्य कोर्स पृष्ठ का परिचय देकर कैसा होता है, मतलब उतना यूजर फ्रेंडली अभी भी नहीं है, हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय के तहत है। उच्च स्तर के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि इसको कितना यूजर फ्रेंडली बनाया जा सकता है। विशेषकर भारतीय भाषाओं के विद्यार्थियों के लिए तो जरूर ये थोड़ा सा नया भी लगेगा। और इसमें फिर पठन पाठन की प्रक्रिया कैसी होगी इसका बताया जाएगा। और फिर पाठ्यक्रम अध्ययन संबंधी जो अभ्यास करने के लिए अतिरिक्त जो सपोर्ट बनाया है हमने पिछली बार, क्योंकि ये सारा सपोर्ट विद्यार्थियों ने ही बना लिया था, तो इसमें श्रेय जाना चाहिए सबसे पहले इसी उमेश प्रजापति अलग जी को, क्योंकि धन्यवाद सर। उन्होंने पिच जो है अपनी तरफ से तैयार करके फिर अपने विद्यार्थियों की, मतलब अपने साथियों के साथी विद्यार्थियों के साथ उन्होंने साझा करना शुरू किया। और फिर डॉक्टर हेमा जोशी जी ने बहुत उत्साह से लगातार तो ऐसे पिच को जारी रखा। तो उस वजह से आपको आश्चर्य होगा, जो स्वयं मूक का परीक्षा में शामिल होने का जो एवरेज है ऑल ओवर इंडिया का, उस एवरेज से ज़्यादा हमारे पाठ्यक्रम में ज़्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि हिंदी माध्यम के पाठ्यक्रम में कई सारे विद्यार्थी जुड़ने के बाद, तो मैं कहूँगा कि एक विश्वविद्यालय के नाम नहीं ले रहा हूँ, तमाम विद्यार्थियों को उसमें जोड़ा गया, लेकिन उनको
तो वहाँ स्पष्ट है, बार-बार संदेश दिया जा रहा था कि आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी है, लेकिन उन्होंने नहीं की थी और परीक्षा शुल्क भर दिया था और उनके विभागाध्यक्ष ने मुझे अंतिम दिन में फ़ोन पर कहा कि हमारे विद्यार्थियों को अभी आप कर दीजिए, बाद में हम करेंगे। मैंने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये स्वयं का पूरा ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन पोर्टल में यदि विद्यार्थियों ने पहले जो भी क्विज़ करना था वो पूरा कर दिया होता, तो आज आंतरिक मूल्यांकन उनका होता, इस तरफ से परीक्षा दे सकते थे। परीक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन उनका परिणाम पूरा नहीं निकलेगा क्योंकि वह आंतरिक में फेल माने जाएँगे। तो इस प्रकार वो हुआ। तो भारतीय भाषाओं के संवर्धन को लक्ष्य में रखते हुए मैंने इस पाठ्यक्रम को बनाया था। तो ये लक्ष्य आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो 2020 का लक्ष्य बनाया है, उससे काफ़ी समय पहले ही ये पाठ्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा था और जैसे मैंने कहा 2018 में ये परियोजना हमारे हाथ में थी। तो उस दृष्टि से आज भारतीय भाषा दिवस आप जब मना रहे हैं, तो आज बस आप सबको मैं यही स्पष्ट करना चाह रहा था कि आप इस पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद, इसमें जो कुशलताएँ आप हासिल करेंगे, जो भी संप्रेरणा आपको मिलेगी और ऐसी संगोष्ठियाँ जो लगातार हम करते जाएँगे और मुझसे और अन्य विद्वानों से आपको संवाद करने का जो मौका मिलेगा, उससे आप ये प्रण लें कि आप अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा जो भी है, विशेषकर हिंदी प्रदेश में हिंदीतर प्रदेशों की बात तो छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ मेजर जैसे हम लोग तेलुगु प्रदेश में तेलुगु है, तमिल प्रदेश में तमिल है और मलयालम प्रदेश में मलयालम और कन्नड़ प्रदेश में कन्नड़, यहाँ की बहुप्रचलित भाषाएँ हैं और छोटी-मोटी भाषाएँ और भी हैं। लेकिन ज़्यादा ऐसी भाषाएँ आपके यहाँ हैं। कैसे? जैसे हम तो कहेंगे कि हम लोग यहाँ पे मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मातृभाषा के साथ-साथ मतलब आपकी बोलियों के साथ-साथ आप हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप सारे के सारे द्विभाषी हैं। द्विभाषी की दृष्टि से आप अपनी मातृभाषा भी बोलते हैं। जैसे अंशुल जी कानपुर में बैठ के अपनी मातृभाषा मतलब मातृबोली भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। और अतिरिक्त भाषाएँ जो है तो संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत भी बोलते हैं। तो इस प्रकार फिर अंग्रेजी, तो ये सारे बहुभाषी हम लोग। तो हर कोई हिंदी भाषी, बहुभाषी कैसे हैं तो बहु कैसे 2 हैं वहाँ पे। तो एक अपनी बोली भी बोलते हैं वो, दूसरी हिंदी एक सामान्य भाषा उसको भी बोलते हैं। तो इस प्रकार अपनी बोली जो भी है उसके संवर्धन के लिए आपको काम करना चाहिए। तो उसको डिजिटल रूप में उसके विकास के लिए आपको काम करना है, तो आप क्या योगदान दे सकते हैं? ये सवाल आपके दिमाग में उठेगा। ये काम तो अमेरिका में बैठ के टेक्नोलॉजिस्ट कर रहे हैं, हमें क्या देना है? निश्चित तौर पे आपको ही देना है। अभी मैं कहना कहना चाहूँगा यहाँ पे एक उदाहरण के साथ। अब देखिए अंशुल जी और मैं 2 यहाँ पे पांडिचेरी विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं मान लीजिए।